फायदा होता है। ये जो जो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं बहुत परेशान करती है। सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमें 550 महिलाओं को ट्रेन किया। इससे हमारे जम्मू तो ये एटलस है जो पूरी विस्तृत जानकारी है। इनके बाद आएंगे मिस्टर मोहम्मद अख्तर। इनके बाद आएंगे श्री देव प्रकाश। 120 कनाल जो इंक्रोज्ड फॉरेस्ट लैंड थी, अराई बीट एक क्षेत्र है, मेंटल किया अभिलाष शर्मा जी। मॉडर्न में सबसे पहले इसमें है दिलदार, ये हमारे लोग हैं ड्यूटी लेवल अवार्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले ये दिलदार खान जी हैं, फिर में डाल करके जो लेपर्ड गांधीनगर एरिया में आ गए थे तो उस खराब पीछा था ना आगे जाओगे ना फिर बनेगा नहीं सर सामने सर साइड में तो भाई इन्फॉर्मेशन वाले पीछा हो यार। सभी को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बधाई देना चाहूँगा और सभी अवार्ड विजेताओं को जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जम्मू और श्रीनगर इन दो शहरों के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स भी जारी किया है। यह सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म स्वमूल्यांकन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जैव विविधता के मापने और सुचारू रूप से प्रबंधित करने में काफी मदद करने वाला है। थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट कवर के बारे में डॉक्टर गेरा और संजीव वर्मा ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। कई बार अस्तित्व के बहुत से अंगों पर प्रतिदिन निर्भर होने के बावजूद हम उसकी मौजूदगी का एहसास कभी कभी नहीं कर पाते हैं और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस साल का जो थीम रखा है, जैसा बताया गया, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जंगल सतत उत्पादन और उसका उपभोग, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को फॉरेस्ट की महत्ता से परिचित कराया जा सके और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारियों से भी लोग रूबरू हो सके। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है कि घर बनाने से लेकर रोजमर्रा के जीवन यापन से संबंधित हर काम, चाहे पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर बीमार पड़ने पर दवा ले रहे हैं, सब में कहीं न कहीं फॉरेस्ट का अंश जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू से जुड़े होने के बावजूद हमें फॉरेस्ट की उतनी याद नहीं आती। आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर किस तरह से काम किया जाए और उसके संसाधनों का सही उपयोग करके किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली हैं उन्हें एक समृद्ध और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। इसके लिए सभी तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप ही लोगों की है। मुझे उम्मीद है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अपना प्रयास निरंतर आने वाले दिनों में बढ़ाएगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रशासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
वनारोपण तथा वनों के संरक्षण के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत और जमीनी स्तर के संस्थानों को अवश्य शामिल करें। ये प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सहभागी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रदूषण कम करना, जंगलों के अंधाधुंध दोहन को रोकना और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। बताया गया, मेरे पहले डॉक्टर गेरा ने जिक्र किया, ट्राइबल भाइयों की एक बड़ी आबादी भी जंगलों पर ही निर्भर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया है यहाँ, उससे जंगलों पर अपने अधिकार के साथ उन्हें जंगल के उत्पादों पर भी हक प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष 12 जनवरी से जम्मू कश्मीर में बांस के संवर्धन पर भी काम शुरू हुआ है और इससे भी समाज के एक बड़े वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई फॉरेस्ट हट्स और ट्रैक रूट्स भी प्रारंभ किए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। आज भारतवर्ष के कई प्रदेशों में फॉरेस्ट पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और आजीविका की परियोजनाएं प्रारंभ हुई। हिमाचल प्रदेश में 800 करोड़ रुपए की इसी तरह की परियोजना शुरू की गई है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। जम्मू कश्मीर ने भी इस दिशा में एक अच्छी पहल शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसके व्याप में काफी विस्तार होगा और मैं मानता हूं इससे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ रोजगार के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोयले का बायो विकल्प तैयार करने के लिए महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर रहा है। मेरा एक आग्रह होगा कि हर गांव में नवजात कन्या के नाम पर भी एक पौधा लगाया जाए, जिससे भावी पीढ़ी में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बेटियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता भी जागृत होगी। आपको भी वाकिफ हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। ये सुअवसर है, हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम सब में अपने कल्चरल विंग के कलाकार राष्ट्रीय गान यानी जंगलात सतत उपज और खपत वनों का आश्रय। अब मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। पौधा डल लेक में चिनार के ट्रांसप्लांटेशन के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। 2020 में ही मैंने आग्रह किया था कि 4 चिनार की ऐतिहासिक लेगेसी को फिर से कैसे जिंदा किया जाए और मुझे खुशी है कि इस वर्ष फरवरी में 2 चिनार ट्रांसप्लांट करके वर्षों पुरानी जो ख्वाहिश थी यहाँ के लोगों की, उसको पूरा करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये काम सिर्फ लैंडस्केप को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं किया गया, ये प्रयास है पर्यावरण से जुड़ी चीजों को हमारी सोच में कैसे सम्मिलित किया जाए। और मुझे विश्वास है कि जब भी लोग भविष्य में 4 चिनार को देखेंगे तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मित्रों, अथर्ववेद की एक पंक्ति है कि हे प्रभु, जो भी पेड़ मैं काट रहा हूं वह फिर जल्दी से बड़ा हो जाए। ये फॉरेस्ट की धरोहर को सहेजने की हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को भी ये प्रदर्शित करता है। हम सबको ये बात समझनी जरूरी है
कि जब तक धरती और हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तब तक हमारा भविष्य भी उज्जवल है और भविष्य भी सुरक्षित है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक राष्ट्र की शक्ति के मुख्य रूप से उसके प्राकृतिक संसाधनों पर ही टिकी होती है। आज हमारा मुल्क दुनिया के 12 शीर्ष विविध प्रजातियों वाले देशों में शुमार है। मैं मानता हूँ कि उच्चतम क्वालिटी की जड़ी बूटियां, अनेक प्रकार के वनस्पतियों तथा अपनी भौगोलिक विविधता के द्वारा जम्मू कश्मीर ने भी इस तरक्की में अपना विशेष योगदान दिया है। अभी जंगली लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पादों की कुल वैल्यू 3000 करोड़ रुपए की है, जो जम्मू कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर है। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आने वाले 3 वर्षों में इस 2% को बढ़ाकर 5% कैसे ले जाए, ये लक्ष्य और इसकी कार्य योजना निश्चित रूप से बनाना चाहिए। आने वाले दिनों में इको टूरिज्म, लकड़ी आधारित उद्योगों, गैर इमारती वन उत्पादों को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा भारी योगदान आप कर सकते हैं। एक और आग्रह मैं करना चाहूंगा, आज जो भी अवार्ड दिए गए हैं उसमें एक भी महिला नहीं है। फॉरेस्ट्री तथा वाइल्ड लाइफ में हमें महिला कर्मियों को प्रोत्साहित कैसे करें, उनके योगदान को मान्यता कैसे दें, मैं समझता हूं कि इस पर विचार का समय निश्चित रूप से आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित कर जीवन जीने की हमारी परंपरा टिकाऊ जीवन शैली के रूप में विकसित होगी। पिछले वर्ष मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आग्रह किया था 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों की मदद से हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट से पुराने जमाने में कोट रूट प्लांट अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए जाता था और मुझे लगता है कि उस पर फिर से काम प्रारंभ हुआ है। इसे और गति प्रदान करने की जरूरत है। जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की जानी चाहिए और इस काम को गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कास्ट के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इनकी सक्रिय रूप से भागीदारी ऐसे कामों में होनी चाहिए। दूसरी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को मजबूत करने के लिए मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट्स को कैसे प्राथमिकता दें, इसके लिए मिशन मोड पर हम क्या कर सकते हैं और इसकी रिप्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। पिछले साल जैसा डॉक्टर गेरा ने बताया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 130 साल पूरे होने के अवसर पर मुझे संजीव वर्मा जी ने, गेरा साहब ने आमंत्रित किया था। नीति आयोग की रिपोर्ट उसी समय एसडीजी की आई थी, जिसमें 55% फॉरेस्ट कवर के साथ जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया था। उस समय मैंने आग्रह किया था कि अभी हमारे पास 42 प्रकार की वन्य प्रजातियां हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये प्रजातियां लगातार बढ़ें, घटे नहीं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष 20,000 हेक्टेयर विनष्ट हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। साधनों पर हमारा अस्थायी अधिकार नहीं बल्कि टेम्पररी है और इसलिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर विचार करना आवश्यक होगा कि इसके बिना शायद एक दिन भी जीना असंभव हो जाएगा। बेल्जियम के जाने माने एक लेखक है राइटर मॉरिस, उन्होंने लिखा है कि अगर कभी मधुमक्खी पृथ्वी से गायब हो गई तो समझिए कि इंसानों के पास जीवित रहने के लिए बस 4-5 दिन बचेंगे। मुझे लगता है मॉरिस लोगों को डरा नहीं रहे, हाँ, लेकिन आगाह जरूर कर रहे हैं कि हवा, पानी, जंगल और जानवर को बचाने की कवायद दरअसल इंसान को बचाने की ही जद्दोजहद है। मित्रों, फॉरेस्ट के बारे में लोगों को एक और गलतफहमी है। जब कुछ महीने पहले हर गांव हरियाली का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो किसी अखबार में टिप्पणी की थी, इससे एनवायरनमेंट दुरुस्त होगा।
मैं समझता हूं कि फॉरेस्ट का यह सिर्फ एक पहलू है। दरअसल फॉरेस्ट कवर और मजबूत फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि फॉरेस्ट हमारे अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य तीनों को समान रूप से प्रभावित करता है। आने वाले 2-3 दशकों में वही देश और वही क्षेत्र सतत रूप से तरक्की कर सकेंगे जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये बात बड़ी गंभीरता से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उठाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक इस पृथ्वी पर हर 5वां व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी रूप में जंगल पर निर्भर करता है। चाहे कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, लेकिन आजीविका के लिए किसी न किसी प्रकार से जंगलों से जुड़ा हुआ है। और इसलिए बापू की एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए ये संसाधन नहीं। और इसीलिए जंगलों से उतना ही लें जितना नितांत आवश्यक है।